एक किताब है, उस किताब का नाम है, राम मनोहर लोहिया कभी भी आरएसएस में नहीं रहे। उनकी किताब है, महंगी किताब है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन बाय राम मनोहर लोहिया। ये किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने पूरा जो आपके मौलाना आज़ाद का फ्रॉड है, नेहरू का फ्रॉड है, कौन कौन जिम्मेदार था, सबको एक्सपोज किया है। राम मनोहर लोहिया का संघ से कोई लेना देना नहीं था। मैं इसलिए वो किताबें आपके सामने कोट करना चाहता हूं जिससे कोई ये ना कहे कि साहब ये तो एक तरफा किताबें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ा करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और लिहाजा इससे ऐसा लगता है कि हमने कोई खास किस्म के लोगों को किताबें प्रमोट की हैं। ऐसे ही एक दूसरी किताब है, मुस्लिम लीग अटैक ऑन सिख्स एंड हिंदूज इन पंजाब। इस किताब का जिक्र नहीं है। जब दिल्ली के अंदर भारत की आजादी का झंडा फहराया जा रहा था और बड़े जोर जोर से नारे लग रहे थे, और भारत के विजनरी प्रधानमंत्री अंग्रेजी में धारा प्रभा भाषण दे रहे थे, जिसे भारत का हर गरीब आदमी यह सोच के बड़ा खुश था कि हमारा आदमी अंग्रेजी में भाषण दे रहा है, उसी वक्त उस समय बंगाल में और पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब में 50,000 औरतों का रेप हुआ था। औरतें अपना सर झुकाने के लिए भागी भागी घूम रही थी। बंगाल के अंदर सड़कों पे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के अंदर लाशें पड़ी हुई थी हिंदुओं की, और औरतें, मां, बच्चे ढूंढ रहे थे उनकी लाशें, जिस वक्त दिल्ली के अंदर झंडा फहराया जा रहा था। उस वक्त का सारा वर्णन, उसका एक एक थाना, किस पुलिस थाने की यह घटना है, इस किताब का नाम है मुस्लिम लीग अटैक ऑन सिख्स एंड हिंदू इन पंजाब बाय गुरबचन सिंह तालिब। यह किताब भी मेरे पास है। इनका कोई संबंध संघ से नहीं है। हमने सही किताबें तक पहुंचने नहीं दी, और पहुंच गई तो हमने पढ़ के उनको काउंटर नहीं किया। लिहाजा एक किताब और है, आप पढ़ सकते हैं। उस किताब का नाम है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया। आपके महाराष्ट्र के एक दानिश्वर हैं, अब नहीं हैं, अब उस परिवार का एक आदमी राज्यसभा में है, उनका नाम था हामिद दलवई। तो आपको पता चलेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था, जिसका नाम था सर सैयद अहमद खां, वो कितना बड़ा फ्रॉड था, कितना एंटी इंडिया और एंटी हेट्रेड था। लेकिन ऐसे लोगों को हमारे बारे में यह झूठ करके बताया गया कि सर सैयद ने अपनी बातों में एक दिन यह कहा कि हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत दुल्हन है, और एक हिंदू उसकी एक आंख है, एक मुस्लिम उसकी आंख है। अगर एक भी आंख खराब हो गई तो यह हिंदुस्तान बहुत बदसूरत लगेगा। पूरी जिंदगी निकल गई मेरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। बड़े बड़े दानिश्वरों की किताबें मैंने पढ़ डाली, और मैंने पूछा कि सर सैयद ने यह कहां बोला था। एक साहब ने रिसर्च की, उन्होंने कभी नहीं बोला था। यह तो उस वक्त की जरूरत थी, इसलिए यह फैलाया गया। तो सर सैयद का चरित्र क्या है, वो मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया में हामिद दलवई ने पेज नंबर 23 पे साफ कर दिया है। ऐसे ही एक किताब है, योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड। यंग लड़का है, बहुत मेहनत की है उसने, उसका नाम है अनुज धर, जिसकी किताब का बेस करके देश के एक राष्ट्रवादी फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई है ताशकंद फाइल। उस फिल्म को देखने जाइए, उस फिल्म के अंदर कोई ड्रामेटाइजेशन नहीं किया गया है। आज के दौर को उस दौर से पता चल जाएगा किन कारणों से लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई थी। जस्टिस लोया की मौत हो गई, किन कारणों से हुई, लेकिन इस देश में मीडिया के लिए चर्चा का विषय था, क्योंकि किसी एक आदमी को टारगेट करना था जो सत्ता में बैठा हुआ था, कि जस्टिस लोया की मौत हुई है, और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि डाउटफुल है। मैंने कहा प्यारो, जस्टिस लोया से अपनी मोहब्बत दिखाने वालों, लाल बहादुर शास्त्री का पूरा खानदान, उनके तीनों बेटे जिंदा हैं, उनकी बहुएं जिंदा हैं। वो तो पिछले 70 साल से सर मार मार के लग गए कि हमें मालूम है कि उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, उनके ऊपर जख्म थे, उनकी हत्या हुई है। आज तक उन लोगों ने कभी उनकी आवाज नहीं सुनी कि उनका परिवार कहता है कि उनका पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। उसके ऊपर फिल्म बनी है ताशकंद फाइल, आप लोग देखेंगे तो तथ्यात्मक रिपोर्ट है, सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड है, ड्रामेटाइज नहीं है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, उन्हें आप पढ़ेंगे। ऐसे ही एक अच्छी किताब है जिसमें अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जवाहरलाल नेहरू साहब को बड़ी प्रॉब्लम थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, और यह प्रॉब्लम इसलिए थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हार्डकोर नेशनलिस्ट थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जब यह कहा गया कि सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, भारत सरकार की तरफ से किया गया है, लिहाजा आपको उसमें जाना चाहिए, तो जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा मैं जाऊंगा। तो उनको जब पता चला विजनरी को, तो वो इस बात पे बिफर गए कि आप कैसे जा सकते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्द हैं, ये मेरे नहीं हैं।
उन्होंने कहा मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, ये एक तरफ है, लेकिन मेरी आस्था दूसरी तरफ है। मैं जाऊंगा, राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में नहीं जाऊंगा तो मैं राजेंद्र प्रसाद के प्रोटोकॉल में तो जा सकता हूं। वो गए, उनके जाने से विजनरी प्रधानमंत्री को इतनी तकलीफ हुई कि उस दिन के बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विदेशी दौरों को खत्म कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक तरीके से इनडायरेक्टली हत्या कर दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 4 दिन के लिए बीमार हुए, 4 दिन के लिए बीमार हुए। उन्हीं विजनरी प्रधानमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री को बुला करके कहा कि मुझे लगता है कि वो अब बचेंगे नहीं, उनकी तबीयत खराब है, आप उनके लिए दिल्ली में उपयुक्त स्थान ढूंढने के कहा उनकी अंत्येष्टि होगी। लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली का दौरा करने के बाद आए, उन्होंने कहा साहब विजय घाट ऐसा लगता है कि वहां उनकी अंत्येष्टि होगी। जब तक ये सब बात होती वो बेचारे ठीक हो गए, वो वापस आ गए। इस घटना के मर्म में जाइए। उनको अस्थमा की बीमारी थी। वो जब रिटायर हो गए तो आज जो बिहार में कांग्रेस का ऑफिस है, जिसे सदाकत आश्रम कहते हैं, उसमें उस जमाने सीलन हुआ करती थी। उसके एक कमरे में डॉक्टर्स को हिदायत थी दवा नहीं देनी है। इतनी नाराजगी, इतना ओछापन, और उसी दमे की बीमारी में उनकी मौत हो गई। और जब उनकी मौत हो गई तो डॉक्टर राधाकृष्णन से कहा कि आप उनके जनाजे में नहीं जाएंगे। आप ये देखिए कि उस वक्त भी लोग मौजूद थे, ऐसा नहीं था कि लोग नहीं थे, लेकिन कितनी ताकत के साथ उनको आपने रोकने की कोशिश की। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा यह नहीं हो सकता, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। वो भी गए उनके जनाजे में। इस पूरी घटना का जिक्र अगर आपको पढ़ना है तो 1969 में एक किताब लिखी गई है। जिन्होंने कांग्रेस के 50 साल का पूरा दौर कवर किया है, उनके परिवार के लोग जीवित हैं। मेरी सिर्फ इस किताब के ढूंढी और कैसे मिली, यह सिर्फ एक लाइन की कहानी है। मैं जर्नलिस्ट रहते हुए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 4 बार सीईओ के पद पे इलेक्ट हुआ। जो पत्रकार शाम के 7 बजे पीते हैं उसका शौक मुझे था नहीं। मेरे पास बड़ा ऐसी उल्टे सीधे काम करने का शौक रहता था। मैंने कबाड़े में से कुछ किताबें निकाली तो मुझे पता चला कि प्रेस क्लब जो 1957 में बना है उसके फाउंडर का नाम है दुर्गा दास। ये दुर्गा दास हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर हुआ करते थे। उन्हीं का बेटा बाद में दार्जिलिंग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, जिसका नाम इंद्रजीत था, जिनकी बेटी सबीना इंद्रजीत आज भी जीवित है, टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी करती थी, आजकल फ्रीलांस करती है। उस दुर्गा दास ने, मैंने तो इस बहाने निकाला कि वो प्रेस क्लब के फाउंडर प्रेसिडेंट थे। मैं जब पढ़ते पढ़ते आगे आया तब मुझे पता चला कि इन्होंने तो बड़ी जबरदस्त किताब 1969 में लिखी है। उस किताब का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर बाय दुर्गा दास, पब्लिश्ड इन 1969। उसके 353 नंबर पेज पे चैप्टर नंबर 13 पे पूरा ये घटना लिखा हुआ है। ये वो हार्डकोर कांग्रेसी थे, हार्डकोर नेहरू जी के खास थे, लेकिन सच लिखने की उसमें हिम्मत थी। उस किताब के बारे में भी आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। उस किताब मार्केट में अवेलेबल है, 500 कुछ रुपए की है, पढ़ लें उस किताब को। एक आखिरी किताब और आपको बताना चाहता हूं। उस किताब का नाम है द वायरल वर्जन ऑफ हिस्ट्री। 1947 कश्मीर के ऊपर लिखी गई किताब है। उस किताब को लिखा है प्रेम शंकर झा ने, और इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको एक मजे का एक ऐसा तथ्य पता चलेगा जिसका जिक्र हम लोग बताया नहीं गया। आप सबको याद होगा कश्मीर को लेकर के नेहरू जी की अलग राय थी और सरदार पटेल की अलग राय थी। उसमें सैम मानिक शाह का इंटरव्यू प्रेम शंकर झा ने लिया है, जीवित हैं, आज भी बड़े पत्रकार हैं, हार्डकोर एंटी बीजेपी आरएसएस हैं। ये उनका अधिकार है वो किसी के खिलाफ रहें। इसलिए मैं कहता हूं कि किताब उन्होंने जो संदर्भ में लिखी है, किताब से ज्यादा वो इंटरव्यू महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र उन्होंने किया है। वो 1996 में किताब छपी है, मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। उस किताब में यह बताया गया कि नेहरू जी अपनी फिलॉसफी में जिस वक्त कश्मीर के ऊपर भाषण दे रहे थे, उसी कमरे के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन भी बैठे हुए थे, उसी कमरे में पटेल भी बैठे हुए थे, उसी में सैम मानिक शाह भी बैठे हुए थे, और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें ताली बजानी थी सिर्फ।
और नेहरू जी लगातार कश्मीर को ये जस्टिफाई कहने की बात कर रहे थे कि कश्मीर कुछ में स्पेशल है, कश्मीर ऐसा है, कश्मीर वैसा है, हमें ये सोचना है, इतिहास का जिक्र देने लगे। और देते देते जब वो लगातार छत की तरफ देख रहे थे तो सरदार पटेल को बड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। ये उसमें वर्णन है पूरा। तो सरदार पटेल ने उसी अंदाज में, उसी भरी सभा में जब नेहरू जी ये भाषण दे रहे थे, बहुत गुस्से में झुंझलाते हुए नेहरू जी से पूछा हिंदी में कि नेहरू तुम्हें कश्मीर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो नेहरू जी ने अपने फिलॉसफिकल अंदाज में करते हुए उन्होंने कहा वाई नॉट। जब उन्होंने कहा वाई नॉट तो सरदार पटेल ने सैम मानेकशॉ के कान में कहा तुम्हें हुक्म मिल गया, जाओ। यह सैम मानेकशॉ ने पूरा वर्णन किया है। और बाद में सरदार पटेल के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने सरदार से पूछा कि आपने हिंदी में क्यों पूछा। बोले अंग्रेजी में पूछता तो माउंटबेटन को पता चल जाता। तो उस वक्त भी लोग कितने हालात में दबे हुए थे, उस बीच से रास्ता निकाला उन्होंने। आज तो हालात आपके लिए खुले हुए हैं, कोई रास्ता नहीं निकालना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।